आई दिल्ली से। क्या अमेरिका का 175 अरब डॉलर का स्पेस डिफेंस मिशन साइंस फिक्शन को रणनीतिक हकीकत में बदल रहा है? क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल का संभावित हमला पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक सकता है? चीन के बढ़ते असर के बीच बांग्लादेश ने भारत के साथ एक अहम रक्षा समझौते को क्यों रद्द कर दिया? और भारत जर्मनी के नए गोला बारूद समझौते से देश की रक्षा निर्माण क्षमता को कैसे बढ़ावा मिल रहा है? लेकिन इससे पहले कि हम खबरों का गहराई से विश्लेषण करें, आइए नजर डाल लेते हैं प्रमुख ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। स्पेन की सेना ने लंदन में आयोजित फ्यूचर आर्टिलरी 2025 सम्मेलन में आर्मी 2035 प्रोग्राम के तहत अपनी आर्टिलरी रिस्ट्रक्चरिंग और कैपेबिलिटी को बढ़ाने की योजना पेश की। योजना में कमांड स्ट्रक्चर को अब सरल बनाना, नए प्रशिक्षण ढांचे तैयार करना और राष्ट्रीय व नेटो मिशंस के लिए L118 व M109A5E सिस्टम्स की तैनाती शामिल है। फ्रांस अपने मौजूदा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स बेड़े को बदलने के लिए बेल्जियम के सहयोग से नए रॉकेट लॉन्चर खरीदने की योजना बना रहा है। यह कदम दोनों देशों के बीच चल रहे कैमो प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संयुक्त वाहन खरीद और फायर कंट्रोल सिस्टम को एक साथ जोड़ना है। ब्रिटेन को 2025 में अपग्रेड किया हुआ M270 MLRS मिलना शुरू हो जाएगा, जिनमें नए एडवांस लॉन्च सिस्टम्स होंगे और ये प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स दाग सकेंगे। ये सुधार अमेरिका में किया जा रहा है और इसका मकसद 2050 तक डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री सितंबर 2025 तक अपनी फुल स्केल अडेप्टेबल एरियल प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण करेगा। ये प्लेटफॉर्म्स उसके मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। अडेप्टेबल एरियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय मिशंस के लिए किया जाएगा और ये एक लेयर्ड UCAV सिस्टम्स में काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स के तहत लेजर वेलोसिटी सेंसर का सफल परीक्षण किया है, जिससे बोरेस D90 INS को जोड़ा गया है। इस सेंसर ने ऐसी जगहों पर बहुत सटीक काम किया जहां ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल नहीं मिलते। जमीन और हवा दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ट्रायल में लंबी दूरी पर पोजीशनिंग में बहुत कम गलती देखी गई। जब आप गोल्डन डोम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई महल या कोई शानदार होटल या कोई कसिनो? बहरहाल इसमें से ये कुछ भी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया एक स्टार वॉर्स का प्रोजेक्ट है। दुनिया अंतरिक्ष युद्ध के युग में प्रवेश कर रही है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आज हम AI से चलने वाली मिसाइलों और ड्रोन को युद्ध का परिणाम तय करते देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कल अंतरिक्ष में स्टार ट्रैक जैसे स्पेसशिप्स वाकई में युद्ध लड़ें। ये सुनने में कल्पना जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत अब दूर नहीं है। अमेरिका ऊपर यानी आकाश की ओर देख रहा है और उसने अंतरिक्ष को अगला रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए 175 अरब डॉलर की बड़ी योजना शुरू करी है। पेंटागन का कहना है कि यह अमेरिका को हवाई और हाइपरसोनिक खतरे से बचाने के लिए एक साहसिक कदम है, लेकिन चीन इस पर साफ तौर पर चिंतित है और इसे एक उकसाने वाला कदम बता रहा है, जो पृथ्वी से बाहर भी हथियारों की होड़ को जन्म दे सकता है। हमारी अगली रिपोर्ट में हम आपको अंतरिक्ष में बढ़ते हुए युद्ध के मैदानों तक ले जाएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी अंतरिक्ष सुरक्षा प्रस्ताव है। अगले 10 सालों में 175 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। इस योजना का मकसद धरती की सतह से बहुत ऊपर एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स होंगी, अर्ली वार्निंग सेंसर्स होंगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और अंतरिक्ष में कमांड सेंटर शामिल होंगे।
ये वॉशिंगटन का नए दौर के खतरों के लिए जवाब है, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एंटी सैटेलाइट वेपन्स और लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स। चीन और रूस दोनों अपनी स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पेंटागन का कहना है कि ये दौड़ अमेरिका किसी भी हाल में हार नहीं सकता। यह गोल्डन डोम डिजाइन हमारी मौजूदा रक्षा क्षमताओं के साथ जुड़ जाएगा और मेरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। इसलिए इसे लगभग 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने के बाद गोल्डन डोम मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने से लॉन्च हों, यहाँ तक कि वे अंतरिक्ष से भी लॉन्च किए जाएं। मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बड़े और महत्वपूर्ण बिल में गोल्डन डोम के लिए $25 अरब शामिल किए गए हैं ताकि इसकी निर्माण प्रक्रिया पूरी हो सके। यह शुरुआत के लिए एक प्रकार की अग्रिम राशि है और कुल मिलाकर इस परियोजना की लागत लगभग $175 अरब होने की उम्मीद है जब यह पूरा हो जाएगा। $5 billion total cost of this when it's completed. लेकिन बीजिंग इस डेटरेंस वाले तर्क को मानने को तैयार नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है और इसे बाहरी अंतरिक्ष का खतरनाक सैन्यकरण बताया है। एक सख्त बयान में चीन ने चेतावनी दी है कि इससे अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है और दुनिया का रणनीतिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। चीन की चिंता रणनीतिक है। वह अंतरिक्ष में अमेरिका के प्रभुत्व को अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए खतरा मानता है। लेकिन ये ना भूलिए कि बीजिंग भी अंतरिक्ष हथियार बनाने की दौड़ में उतनी ही कोशिश कर रहा है। वैसे वह कहीं ज्यादा गुप्त तरीके से काम कर रहा है। इस प्रस्तावित बजट से यूएस स्पेस फोर्स को बड़ी ताकत मिलेगी जो 2019 में बनाई गई थी और यह ऑर्बिटल डिफेंस की रीढ़ बनेगी। 200 से ज्यादा नई सैटेलाइट्स की योजना बन चुकी है और स्पेस बेस्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स का परीक्षण चल रहा है, जिससे पेंटागन आधुनिक युद्ध के नियम भी बदल रहा है। कमांडर इन चीफ के रूप में मेरा ध्यान भविष्य की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने पर है। पहले कदम के रूप में मैं कांग्रेस से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे देश की रक्षा के लिए एक गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का फंड प्रदान किया जाए। सभी उपकरण अमेरिका में ही बनेंगे। जहां 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी जैसे समझौते अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार रखने पर रोक लगाते हैं, वहीं कन्वेंशनल वेपन्स या सर्विलेंस सिस्टम्स पर कोई पाबंदी नहीं है। यही कानूनी अस्पष्टता अब एक खामोश हथियारों की दौड़ का मैदान बन गई है, जहां दाव बहुत बड़ा, ऊंचाई बहुत ज्यादा और काम बेहद गोपनीय है। पहले जमीन थी, फिर समुद्र और फिर साइबर स्पेस। अब बारी है लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी के नजदीकी अंतरिक्ष कक्ष की। रणनीतिक दबदबे की लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंच गई है और इसके नतीजे पूरे ग्रह पर असर डाल सकते हैं। भारत की मारक क्षमता को बढ़ाने और देश में रक्षा निर्माण को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली और बर्लिन ने एक अहम समझौता किया है। अब दोनों देश मिलकर गोला बारूद का संयुक्त निर्माण करेंगे। यह साफ संकेत है कि यूरोप अब भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत कर रहा है। साथ ही यह समझौता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तोप के गोले से लेकर स्मार्ट हथियारों तक भारत अगली पीढ़ी के युद्ध क्षेत्र की गोलाबारी खुद बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें जर्मनी की सटीकता और भारत की बड़ी मात्रा दोनों होगी। बीते सप्ताह हुए समझौते के तहत जर्मन रक्षा कंपनी राइन मेटल और भारत की रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करेगी। इसका मकसद है कि भारत में एक साथ मिलकर उन्नत तोप और टैंक के गोले और शायद स्मार्ट फ्यूज और छोटे हथियार भी बनाए जाएंगे। ये दोनों देशों के बीच हथियार निर्माण के क्षेत्र में पहली बार ऐसा सहयोग है। ये सिर्फ गोलाबारी बनाने की बात नहीं है। इससे ये साफ होता है कि यूरोप अब भारत के सिर्फ खरीदार के रूप में नहीं बल्कि उत्पादन का साथी भी मानने लगा है और ये रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। भारत के लिए ये साझेदारी उसके आत्मनिर्भर भारत यानी स्वावलंबी भारत के लक्ष्य से बिल्कुल मेल खाती है, जो आयात और निर्यात कम करने
और संकट या युद्ध के समय घरेलू आपूर्ति को मजबूत बनाने पर जोर देती है। ये वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव को भी दर्शाता है, जो कोविड के बाद और यूक्रेन से लेकर इंडो पैसिफिक तक चल रहे संघर्षों के बीच हो रहा है। जर्मनी के लिए यह समझौता रणनीतिक है। यूक्रेन युद्ध की वजह से नाटो देशों को गोला बारूद की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बर्लिन अब भारत जैसे भरोसेमंद साझेदारों की तरफ देख रहा है ताकि साथ मिलकर उत्पादन किया जा सके और सप्लाई मजबूत रहे। पहले संयुक्त रूप से बनाए गए गोले की खेप अगले 24 महीनों के अंदर तैयार होने की उम्मीद है। ये उत्पादन भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ वैश्विक निर्यात बाजारों, खासकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए भी होगा। गोला बारूद किसी भी सैन्य अभियान की रीढ़ होते हैं, लेकिन इस तरह की साझेदारी आधुनिक रणनीतिक कूटनीति की आत्मा है। भारत और जर्मनी अब सिर्फ बम गोले नहीं बल्कि रक्षा निर्माण में एक साझा भविष्य तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा फैसला जिसने नई दिल्ली को चौंका दिया है। बांग्लादेश ने अचानक $2.1 करोड़ का रक्षा समझौता रद्द कर दिया है, जो भारत की एक सरकारी शिपयार्ड कंपनी को दिया गया था। ये फैसला ऐसे समय आया है जब बंगाल की खाड़ी में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ रहा है और ढाका के रणनीतिक फैसलों में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस खास रिपोर्ट में आपको देंगे पूरी जानकारी। 2021 में बांग्लादेश ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स नामक भारत की प्रमुख रक्षा कंपनी को अपनी नौसेना के लिए पेट्रोल वेसल्स को बनाने की और सप्लाई करने का $21 बिलियन का अनुबंध दिया था। इस सौदे को भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का प्रतीक माना गया था, जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक अहम हिस्सा माना जाता था। लेकिन 3 साल बाद हालात बदलते से नजर आ रहे हैं। ढाका और नई दिल्ली दोनों जगहों के सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने अब ये ऑर्डर एक तरफा तौर पर रद्द कर दिया है। इसके पीछे तकनीकी कारण और डिलीवरी में देरी को वजह बताया गया है, लेकिन इस आधिकारिक वजह के पीछे एक और गहरी कहानी छुपी हुई है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश के रक्षा ढांचे में चीन की बढ़ती मौजूदगी इसका असली कारण हो सकती है। आज ढाका के 70% से ज़्यादा सैन्य हथियार चीन से आते हैं, जिसमें पनडुब्बियां, फ्रिगेट्स और विमान भी शामिल हैं। ऐसे में इस सौदे को रद्द करना इस बात का संकेत हो सकता है कि बांग्लादेश अब और मजबूती से चीन के प्रभाव वाले खेमे की ओर झुक रहा है। डॉलर के लिहाज से ये रद्द किया गया सौदा भले ही रकम के हिसाब से छोटा लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक इलाके के लिए एक संदेश है कि बांग्लादेश अब अपनी रणनीति ज़्यादा सावधानी से बना रहा है। शायद चीन का दबाव या प्रलोभन भी वजह हो सकता है। भारत ने बांग्लादेश के साथ भरोसा बढ़ाने और संयुक्त बुनियादी ढांचे व रक्षा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी प्रयास किया है, जैसे कि कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम से लेकर फ्यूल पाइप कनेक्टिविटी तक। लेकिन नई दिल्ली चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजनाओं और हथियारों की बढ़ती बिक्री को इस क्षेत्र में हावी होता देख रहा है और इसकी चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब GRSE के लिए इस सौदे का रद्द होना साख और व्यापार दोनों के लिहाज से एक झटका है। शिपयार्ड ने जहाज़ों पर काम शुरू कर भी दिया था, जो अब अधूरा पड़ सकता है या किसी और काम के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकारी अभी भी ढाका से औपचारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। रणनीतिक साझेदारियां भरोसे से बनती हैं और फिर टूट भी सकती हैं। जब चीन और भारत दक्षिण एशिया में प्रभाव जमाने की होड़ में लगे हैं, तब ढाका का ये ताज़ा कदम दिखाता है कि छोटे पड़ोसी देशों को इस बड़े खेल में कितना संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। मध्य पूर्व एक बार फिर से तनाव में है।
अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर वार्ता शुरू होने के साथ ही खुफिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इजराइल ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े स्तर पर संघर्ष का डर बढ़ गया है। इस खास रक्षा रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रोम में चल रही बातचीत, तेल अवीव की धमकियां और ईरान का तेज जवाब कैसे इस मामले को और जटिल बना रहा है। मध्य पूर्व में सैन्य टकराव की आशंका लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर पहले से हमला करने पर विचार कर रहा है, जो पूरे क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल सकता है। वहीं अमेरिकी टेलीविजन के ऊपर बात करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इजरायली वायुसेना जोरदार अभ्यास कर रही है और हवाई हथियारों की हलचल भी तेज हो गई है, जिससे लग रहा है कि हमला करने की तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर रोक लगाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इजराइल जहां ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं अमेरिका की कोशिश बातचीत के जरिए हल ढूंढने की है, लेकिन अमेरिका धमकियां भी देता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान इस स्थिति का हल डायलॉग और डिप्लोमेसी से निकलता है या फिर पश्चिम एशिया में स्थिति और विस्फोटक होती है। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने सैन्य हमला किया तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा और इस तरह की किसी भी कार्रवाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि वह इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी और हथियार देने वाला देश है। यूरेनियम संवर्धन ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और परमाणु उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बनाए रखना जरूरी है। इस मामले में हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। ईरान की आंतरिक स्थिति ने तनाव और बढ़ा दिया है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनाई ने अमेरिका की यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की मांग को अत्यधिक और आपत्तिजनक बताया। ईरान के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट सिर्फ रणनीतिक ताकत नहीं बल्कि देश की शान का भी मुद्दा है। युद्ध की कड़क बातचीत के बावजूद कूटनीति पूरी तरह बंद नहीं हुई है। हाल ही में ओमान की मध्यस्थता में रोम में ईरान और अमेरिका प्रतिनिधिमंडलों ने अपना 5वां दौर परमाणु वार्ता पूरा किया। अराक्ची ने बताया कि दोनों पक्षों ने ठोस प्रस्ताव साझा किया है और अब उन्हें अपनी अपनी राजधानियों में देखा जाएगा। हमने अभी सबसे पेशेवर बातचीत का एक दौर पूरा किया है। एक बार फिर हमने स्पष्ट रूप से इस्लामिक गणराज्य ईरान की बातचीत के बारे में अपनी सिद्धांत वाली स्थिति बताई है। हमारी स्थिति पूरी तरह से साफ है, हम उस पर मजबूती से कायम हैं। लेकिन अभी कई बड़ी मुश्किलें बाकी हैं। सबसे बड़ी समस्या है यूरेनियम एनरिचमेंट। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ नागरिक उपयोग के लिए हो और उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट बिल्कुल भी ना हो, लेकिन ईरान इस मांग को साफ तौर पर खारिज कर चुका है। तेहरान का कहना है कि वह अपनी घरेलू यूरेनियम संवर्धन क्षमता को बनाए रखेगा और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी बीच खबर है कि इजरायली खुफिया अधिकारी रोम पहुंचे हैं, जहां वो अमेरिकी वार्ताकारों के साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोसाद और इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वह अपनी सख्त शर्तों पर कायम रहे और किसी गलत समझौते पर दस्तखत ना कर दे। ईरान अब भी इजराइल के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा है। हम पूरी तरह से अमेरिका के साथ तालमेल में हैं। हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगर वे कोई ऐसा समझौता कर पाते हैं जिससे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके, तो हम उसका स्वागत करेंगे। इसका मतलब है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोका जाएगा। अगर ऐसा सच में होता है तो हम जरूर उसका समर्थन करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, खासकर उस शासन के खिलाफ जो हमें खत्म करने की धमकी देता है। जो कुछ हो रहा है वो एक तरह की कूटनीतिक दुविधा है। एक तरफ वॉशिंगटन समझौता करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वो चुपचाप युद्ध की तैयारी भी कर रहा है।
निगरानी बढ़ा रहा है, अपनी सेना को सतर्क कर रहा है। ईरान के लिए यह दोहरा रवैया भरोसे के खिलाफ है। एक हाथ से बातचीत कर रहा है और दूसरे हाथ से दुश्मन का साथ दे रहा है। अगर हमला होता है तो इसके रणनीतिक नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वह इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में संघर्ष भड़क सकता है। इजराइल और ईरान की स्थिति ने समूचे मध्य पूर्व को बेहद नाजुक दौर में पहुंचा दिया है। बदले की कोई भी एक कार्रवाई समूचे क्षेत्र को अशांति और युद्ध में धकेल सकती है। इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो ईरान को परमाणु हथियार संपन्न ताकत नहीं बनने देगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मामले का हल बातचीत के जरिए निकलता है या फिर टकराव की स्थिति बनती है। निश्चित तौर से संघर्ष के साथ साथ बातचीत की स्थिति और बातचीत के साथ साथ हमले की स्थिति, टकराव की उल्टी गिनती शुरू मानी जा सकती है। मिडिल ईस्ट अब भी एक तनावपूर्ण और अस्थिर इलाका बना हुआ है, जहां लगातार संघर्ष और तनाव बढ़ता जा रहा है। गाजा में जारी युद्ध ने गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और बाहरी तबाही हुई है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि हमास लगातार हमले कर रहा है, जिससे हिंसा का ये चक्र और भी ज्यादा गहरा गया है। साथ ही इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ रहा है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में बहुत करीब पहुंच चुका है और इसी वजह से सैन्य कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं। ये सब संकट एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का कारण बन सकते हैं, जिससे पहले से ही दशकों से चले आ रहे रणनीतिक, राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय विवादों में एक अस्थिरता आ सकती है। इसके साथ ही हम इस अहम एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। लाल